हेलो एवरीवन। राइट, तो आज से मैं 1 डेढ़ साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज टाइम मिल गया, मतलब आज से भी डेली वीडियो बनेगा। तो TY BCom का 6 सेम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मैं 4 चैप्टर है तो एक एक करके 4 वीडियो बनाता हूँ। तो आओ स्टार्ट करते, टाइम बिना वेस्ट किए, ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, जस्ट चलो जस्ट स्टार्ट करते। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है तुम्हारा। तो HR, तो व्हाट इज़ HR क्या करता है? तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो सेकंड भी आ जाएगा इजी। तो टाइम वेस्ट किए बिना आ जाओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मालूम है? अपना पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है, ठीक है। समझेंगे, धीरेंगे ध्यान देंगे और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो फीचर से पहले मैं ना फंक्शंस ऑफ HR हम पढ़ा था, राइट। HR क्या करता है? जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को जो रिक्वायरमेंट होती है, तो HR क्या करता है? कंपनी को एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करता है, जिसमें क्या है, उनके अंदर क्वालिफिकेशन देखता है, स्पेसिफिकेशन देखता है, उसके हिसाब से कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है। तो कंपनी में, हर कंपनी में HR होता है, राइट। तो हर कंपनी चाहती है कि मेरे पास एक अच्छा मैन पावर मिले। मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज़ मिले, मतलब सेनापति। जंग जीतना है ना, तो अच्छी सेनापति चाहिए। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HR? तो HR क्या काम करता है? फर्स्ट क्वेश्चन वही तुम्हारा। तो HR का क्या काम है? सबसे पहला प्लान करेगा। प्लानिंग मतलब होता है कि कितना मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो स्टडी करेगा, उनके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करेगा। तो एग्जाम में आंसर लिखने हैं, कम से कम 4 लाइन पढ़ो और 4 लाइन उधर एग्जाम में खुद से बनाओ। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। 8 मार्क का आंसर है, 7 मार्क का, 8-9 पॉइंट बस थे, 7-8-9 है ना। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ HR? इसका फर्स्ट काम क्या है? मैन पावर का रिक्वायरमेंट स्टडी करना, क्वालिटी, उनके ऊपर क्वांटिटी चेक करना। इस तरह वो प्लान करता है कितना ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। ये प्लान करने के बाद वो सिलेक्शन करता है, रिक्रूटमेंट करता है। ये HR का मेन ड्यूटी है। सिलेक्शन का मतलब होता है उनका इंटरव्यू लेके क्या करेगा, उनको सिलेक्ट करेगा, राइट। इधर दिए भी है, फॉर एक्वायरिंग द राइट टाइप ऑफ मैन पावर एम्प्लॉयज द HR मैनेजर शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब कंपनी में एम्प्लॉयज़ को कैसे बुलाएंगे, तो उसके पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने होने के बाद क्या होता है, कंपनी जैसे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट कर ली तो फिर उनको प्लेसमेंट देगी। प्लेसमेंट मतलब उनको जॉब प्रोवाइड करेगी, जिस जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जिस पोस्ट के लिए। तो व्हाट इज़ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट मतलब फिटिंग ए राइट पर्सन एट राइट जॉब। फिटिंग ए राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पे जॉब प्लेस कर देना। तो प्लेसमेंट होने के बाद हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे मालूम है क्या? ट्रेनिंग पढ़ेंगे। जैसे इसको जॉब प्लेस होता है, फिर कंपनी उनको ट्रेनिंग देती है रिगार्डिंग जॉब। ट्रेनिंग मतलब जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, स्किल्स सिखाना कि जो तुमको किस कंपनी में क्यों जॉब के लिए रखा गया। तो वो हो गया तुम्हारा ट्रेनिंग, राइट। फिर ट्रेनिंग के बाद कंपनी उनका परफॉर्मेंस अप्रेसल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस चेक करेगी, वो कैसे उसका, वो इतना टाइम से काम कर रहा है, 3-6 महीने हो गया, तो उसका स्ट्रेंथ, उसका वीकनेस। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका पे बढ़ेगा ना, पगार बढ़ेगा। डायरेक्ट थोड़ी पगार बढ़ेंगे, तो परफॉर्मेंस चेक करेंगे। फिर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो कंपनी उसको प्रमोट करेगी। प्रमोट मतलब प्रमोशन, हायर लेवल पे, सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं उसको, एक स्टेप आगे। फिर जैसे प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में क्या होता है, सैलरी भी बढ़ती है, राइट। उसको प्रमोशन बोलते हैं। हायर पोस्ट दिया और सैलरी नहीं बढ़ी तो प्रमोशन नहीं, राइट। तो प्रमोशन कैन बी बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट मतलब होता है डिग्री के हिसाब से, और सीनियरिटी मतलब एज के हिसाब से, ठीक है। तो टॉप लेवल पे मेरिट के हिसाब से होता है और लोअर लेवल में सीनियरिटी के हिसाब से होता है। तभी हमने क्या बेसिक पॉइंट पढ़ा, HR का पहला काम क्या? प्लानिंग करना, फिर सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के बाद प्लेसमेंट देना, प्लेसमेंट के बाद ट्रेनिंग करेगा, परफॉर्मेंस देगा, चेक करेगा, प्रमोशन, करियर डेवलपमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो चेक करेगा कि HR की उसका जो जॉब्स चल रहा है वो उसका करियर के लिए हिसाब से ठीक है कि नहीं, ताकि उसका सेम ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होएगा। करियर डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वन करियर विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसका करियर ग्रो होना चाहिए, उसको न्यू स्किल्स आना चाहिए, हायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना चाहिए ना, चैलेंजिंग काम डिग देने का। कंपनसेशन फंक्शन, HR का मेन काम क्या है? कंपनसेशन फंक्शन। कंपनसेशन फंक्शन में क्या था? रिवॉर्ड्स देना, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़, है ना, एप्रिसिएशन करना, बोनस, हायर मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो ये सब एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करता है किससे? कंपनी से, HR से। तो HR का ये मेन फंक्शन है कि एम्प्लॉयज़ को बराबर पगार पैसा पानी मिल रहा है कि नहीं। और HR का और क्या ड्यूटी? लेबर रिलेशन। लेबर रिलेशन का मतलब होता है कि कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सुपरवाइजर, अलग अलग मैनेजमेंट, सब में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए। अगर अच्छा रिश्ता नहीं रहेगा तो फिर कंप्लेंट्स बढ़ेगी, राइट्स होएगा, दंगा होएगा, फिर एम्प्लॉय बराबर काम नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा HR का ये ड्यूटी है कि दोनों में अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखिए। फिर वेलफेयर मतलब सुविधा, फैसिलिटीज़। HR का ये भी ड्यूटी है कि एम्प्लॉयज़ को सब फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। कैंटीन फैसिलिटीज़, रिक्रिएशन, रेस्ट रूम, आराम, ट्रांसपोर्ट, एम्प्लॉयज़ ग्रुप इंश्योरेंस। और क्रेची फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चे वहाँ खेल सके, है ना, ताकि अगर वो घर, सब पेरेंट्स अगर दोनों जॉब पे है
और बच्चे उनके घर पे हैं तो बच्चा डाउन बन जाएगा। तो इसके लिए कंपनी उनके लिए भी एक अलग से एक प्ले ग्राउंड बना के रखती है, ताकि जिसके पेरेंट मतलब जो पेरेंट्स के बच्चे हैं वो बच्चे वहाँ आराम भी कर सके और उनके पेरेंट्स उनके ऊपर नज़र रख सके। तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती है। और सेफ्टी मेजर मतलब एम्प्लॉयज़ जो भी जॉब कर रहे हैं, अगर वो टेक्निकल जॉब है तो उसके अंदर उसको सेफ्टी मिलना चाहिए, मेंटेनेंस होना चाहिए, उसके जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी राइट, पेंशन ग्रेजुइटी, ये सब इसके अंदर आता है। ये किसका ड्यूटी पड़े अभी हमने, फंक्शंस ऑफ एचआरएम, ये एचआरएम का ड्यूटी है, एचआरएम ये काम करता है राइट। तो एक आंसर तुम्हारा हो गया। तो मैं फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो आज नेक्स्ट आंसर पे जाता हूँ। फीचर्स ऑफ एचआरएम। तो एचआरएम क्या होता है, तो एचआरएम का मतलब क्या है, एचआरएम क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है, देखता है ताकि कंपनी का उसका खुद का ग्रुप का गोल अचीव हो जाए राइट, मतलब गोल जो भी मकसद वो हासिल हो जाए, अचीव हो जाए। तो एचआर का फीचर्स, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोसेस दिया है। तो प्रोसेस मतलब अभी तो मैंने आपको पढ़ा है, एचआरएम एक प्रोसेस है जहाँ एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट किया जाता है, प्लेसमेंट दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जो फंक्शंस पढ़े हुए हेडफोन डाल देने का ना यार, इसके लिए आंसर बाद में पढ़ा है मैंने, कुछ आंसर नहीं पढ़ना है, कुछ इधर उधर घुमाना है, पढ़ना का में घुमाना ज़्यादा है। इट इज़ अ प्रोसेस, क्या डाल देगा, कंटिन्यू प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब एचआर एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको सिर्फ एक चीज़ नहीं देखना पड़ता, अलग अलग फील्ड देखना पड़ता है, कम्युनिकेशन देखना पड़ता है, सोसाइटी सोशोलॉजी, एम्प्लॉयज़ का साइकोलॉजी, मैनेजमेंट मतलब कैसे मैनेज करना आना चाहिए, कंपनी का बिहेवियर, तो ये सब एक जगह नहीं देखना पड़ता है, हर कोने को उसको स्टडी करना पड़ता है। तो इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और यूनिवर्सल मतलब होता है यूनिवर्सल, पूरा वर्ल्ड, मतलब जो एचआर का काम है अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट देना, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं होता, कंपनी में नहीं होता, नॉन बिजनेस में भी होता है, स्कूल कॉलेज टीचर क्लब। तो ये एचआरएम इज़ दैट एक्टिविटी विच इज़ यूज एवरीवेयर, है ना, ऑल परवेसिव, यूनिवर्सल है ये, क्योंकि हर जगह सिलेक्शन ट्रेनिंग चलता ही रहता है। और एचआरएम इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, कंटिन्यूस का मतलब होता है ये वो एक्टिविटी जो कभी रुकती नहीं है, इट इज़ सस्टेन एंड नंबर ऑफ ईयर, इट इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस डाल देने का, जब तक कंपनी जिंदा रहेगी, हैज एंड लॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, दिस आर एक्टिविटी इज एसेंशियल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी में एक सब काम होते रहेगा। और ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल अचीव करना है। तो एचआर को कंपनी में काय के लिए रखा है, टाइम पास के लिए नहीं रखा है, जो इंडिविजुअल गोल है जैसे करियर ग्रोथ प्रमोशन वो होना चाहिए, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव वो अचीव होना चाहिए, लाइक टीम वर्क, कंपनी का गोल मतलब मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट। तो कंपनी का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो उसको अचीव करने के लिए एचआर को रखा गया है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट मतलब एचआर के वजह से कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट में आपको कौन सा पॉइंट डालने वाले, मैं आपको ये इंपॉर्टेंस के हेड पॉइंट डालना है, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो वाला पॉइंट उधर डाल सकते हो, होगा ना। मतलब एचआर के कारण कंपनी को बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, तभी इतने सारे फ़ायदे गिनाने वाला हूँ, और भी पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, इधर डाल देंगे आप लोग, है ना, इंपॉर्टेंस डाल देंगे राइट। नेक्स्ट क्या दिया, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। एचआर क्या करता है, कंपनी में एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है, टीम वर्क टीम स्पिरिट जनरेट करता है। तो टीम स्पिरिट के कारण क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अच्छा टीम वर्क जनरेट होगा, और जितना टीम वर्क रहेगा उतना सक्सेस मिलेगा। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एचआर, है ना। नेक्स्ट है की एलिमेंट इन कोपिंग विद प्रॉब्लम, मतलब देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आ रहे नहीं थी कंपनी में अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं रिलेटेड टू सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एचआर क्या करता है, उस चीज़ को फोकस करता है और स्टडी करके एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो ये एचआर का ड्यूटी है, जो भी एम्प्लॉयज़ को दिक्कत आती है एचआर उसका सॉल्यूशन देता है, तो ये अच्छी बात है। इंटीग्रेटेड मतलब सब चीज़ को ज्वाइन करना, तो सब सिस्टम आजू बाजू है एचआर बीच में, तो एचआर क्या करता है, सब सिस्टम को ज्वाइन करके एक साथ काम कराता है। तो इट इज़ अ इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटी का ये मिश्रण है। और ये एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियलिटी देखता है, उसकी काबिलियत देखता है, उसके अंदर कितना बोलते हैं ना कि कितनी खूबी है, वो कितना निखर के बाहर आ सकता है। तो एचआर अच्छे एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करके कंपनी में अच्छा जॉब प्रोवाइड करके उसको प्लेसमेंट प्रमोशन ऐसा होता रहेगा। तो ये है एचआर का काम, तो ये एचआर होता है। व्हाट इज़ फीचर मतलब क्या है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस नेवर एंडिंग, अलग अलग एक्टिविटी देखते हैं, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है, मतलब इसका एप्लीकेशन इस्तेमाल, ये जब तक कंपनी रहेगी ये प्रोसेस चलता रहेगा। कंपनी के गोल अलग अलग ऑब्जेक्टिव से उसको अचीव करता है, ये कंपनी को लंबे समय तक बहुत फ़ायदा मिल सकता है, और कंपनी में टीम स्पिरिट जनरेट करता है, और जो भी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू जॉब और एम्प्लॉयज़ ये सॉल्व करता है, और अलग अलग सिस्टम्स को ज्वाइन करके अलग अलग तरीके से ये एचआर का काम करता है, और एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियलिटी चेक कर सकता है ताकि कितना अच्छे से वो काम कर सके। तो आपका 2 आंसर हो गया राइट। क्या पढ़े अपने अभी, एक फीचर्स पढ़े
और एक फंक्शंस पढ़ा। अभी सबसे मेन आंसर है, ध्यान देना। अभी पूरा तुमको कोई समझाएंगे नहीं कि आंसर कहाँ कहाँ लिख सकते हो तुम लोग। ये आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ HRM, मतलब HRM का फ़ायदा क्या है। ये आंसर तुमको एक ही आंसर पढ़ना है, और पूरे बुक में किधर भी नीड, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस आया तो यही आंसर लिखना है। तो अभी मैं बता दूँगा कि ये आंसर एग्जाम में आपको 2 टाइम कंफर्म लिखना है, एक बार सीधा लिखना है, एक बार उल्टा लिखना है। अब कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, सुनते रहेंगे, बताते रहूँगा। व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। HRM का फ़ायदा क्या है। तो HRM का फ़ायदा क्या मालूम है। HRM क्या करता है, अच्छे एम्प्लॉयज़ को कंपनी में सिलेक्ट करता है। वो अवेलेबिलिटी चेक करता है कि कितने लोग हैं बाहर, मुझे कंपनी को कितनी ज़रूरत है, उसमें से अच्छे खूबी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को उठा के रखता है। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव HRM इज टू इंश्योर, क्या गारंटी करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट, मतलब अच्छे एंड डेडिकेटेड मैन पावर, जो दिल से काम करने के लिए आएंगे कंपनी के लिए, और जिसके कारण कंपनी को सक्सेस मिल सकता है। तो HR का काम है मैन पावर ढूंढना, फिर उसका अच्छे से यूटिलाइज करना, यूज़ करना। अब काम पे रख लिया तो क्या करेंगे, उनको अच्छे से प्लेस करेंगे ना, प्लेसिंग ए राइट पर्सन एट राइट जॉब, उनको अच्छे से यूटिलाइज करना। और HRM क्या करता है मालूम है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। जब एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं तो क्या होता है कंपनी में, एम्प्लॉयज़ एप्लीकेशन और डेडिकेशन से काम करते हैं। एप्लीकेशन मतलब माइंड, डेडिकेशन मतलब दिल से। तो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रिजल्ट लेके आएगा अच्छा। मॉरल का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप फिनोमेनन है। देखो जब कंपनी से सब अच्छा चीज़ मिल रहा है, HR भी सपोर्टिव है, काम भी अच्छा है, तो फिर एम्प्लॉयज़ का काम करने का मन बढ़ जाता है, वो लोग खुश होकर काम करते हैं। दे आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद दी ग्रुप एंड दी कंपनी। तो एम्प्लॉयज़ का मॉरल कौन बढ़ाता है, HRM बढ़ाता है। मॉरल मतलब मन लगना एक तरफ से, है ना, टीम स्पिरिट। फिर HRM के कारण एम्प्लॉयज़ का करियर क्या होता है, डेवलप होता है ना। पहले नॉर्मल पोस्ट के लिए आता है, क्लर्क के लिए आता है, फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे। इस तरह एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग काम दे के वो अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट करता है, परफॉर्म करता है, जिसके कारण उसका करियर ग्रो होता है। तो ये बेसिक तो 5 पॉइंट पढ़ लिए, इसमें तो 2-3 पॉइंट तो पढ़ना ही है। अब कुछ पॉइंट्स है ना इधर दिया, मैं कुछ और पॉइंट्स अभी ऐड करूँगा, ठीक है, और बाद में इसके लिए अलग से एक आंसर समझा दूंगा। अगर कंपनी का HRM अच्छा रहेगा तो तुम लोग कंपटीशन में आगे रहेंगे ना। जितनी दुश्मन कंपनी से जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर तुम्हारी कंपनी अच्छे से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन कर रही है तो तुम कंपटीशन में एकदम आगे रहेंगे। तो ये प्लस पॉइंट हो गया। वर्किंग रिलेशनशिप, HR क्या करता है, जितने भी लोग काम करने वाले हैं उनके अंदर टीम स्पिरिट जनरेट करके उनका वर्किंग रिलेशनशिप इंप्रूव करता है। मतलब उनको अच्छे से अथॉरिटी देता है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी देता है, जिसके कारण सबको क्लियर ड्यूटी मालूम पड़ता है, और जिसके कारण एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है। और अच्छा HRM के कारण कंपनी का मार्केट में क्या होगा, गुडविल होएगा, इमेज बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा लोगों के नज़र में, और जो भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स है वो भी अच्छी होएगा। क्योंकि HR क्या करता है, कंपनी के साथ साथ सोसाइटी का भी ऑब्जेक्टिव्स देखता है कि कंपनी के साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव, CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कुछ कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा सोसाइटी के लिए थोड़ा स्पेंड करें, एनवायरनमेंट के लिए। तो इस तरह HR सोसाइटी के लिए भी बारे में सोचता है, फिर देश का भी फायदा होएगा। तो इसमें से भी तुमको 5-6 पॉइंट्स मिले। मैं भी और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड करता हूँ। तो और क्या आप लिख सकते हैं मालूम है, तो जैसे कि पॉइंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो HRM के कारण क्या हो रहा है मालूम है, कंपनी में ये लिख सकते हैं, एफिशिएंसी हो रहा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एट लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट, मतलब कंपनी में HR ने अच्छे एम्प्लॉय सिलेक्शन करने के कारण कंपनी का खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। एक ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। फिर डाल सकते हैं रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म, रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म। पहले HRM नहीं होते थे, बराबर काम नहीं करते थे, तो इसके लिए एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, कभी भी आते कभी नहीं आते, तो छुट्टी ज़्यादा करते थे, एब्सेंट ज़्यादा रहते थे, जिसके कारण कंपनी का वर्क रुक जाता था। तो HR होने के कारण, अच्छे HR होने के कारण कंपनी में अच्छा एम्प्लॉयज़ का ख्याल करने के कारण एम्प्लॉयज़ की छुट्टी कम हो गई, तो एब्सेंटिज्म कम होने के कारण कंपनी को ज़्यादा फायदा होने लगा। और पॉइंट क्या डाल सकते हैं, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर का मतलब होता है जब एक एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ एक जॉब को छोड़ के दूसरी जगह जॉब करता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करते हैं छोड़ के जाते हैं। तो कंपनी में एम्प्लॉयज़ छोड़ के तब जाता है जब उसको बराबर सैलरी, पगार, पैसा पानी नहीं मिलता है। तो HR आने के कारण एम्प्लॉयज़ के अंदर एक अच्छा मॉनेटरी फैक्टर, नॉन मॉनेटरी फैक्टर का मोटिवेशन मिलने लगा, और एम्प्लॉयज़ का अच्छा ख्याल होने लगा, जिसके कारण लेबर टर्नओवर कम हो गया। मतलब HRM नहीं था बराबर तो ज़्यादा था लेबर टर्नओवर। तो गुड HRM के कारण, गुड HR के कारण लेबर टर्नओवर कम हो गया। फिर और क्या पॉइंट कम लिख सकते हैं, वेस्टेज कम हो गया कंपनी का,
है ना, वेस्टेज भी कम हो रहा है, क्योंकि जब काम सब अच्छा होगा तो वेस्टेज कम होगा। फिर क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, क्या लिख सकते हैं, ग्रोथ एंड द कंपनी क्या हो रही है, अभी ग्रोथ हो रही है, एक्सपांड हो रही है, 102 204 बढ़ रही है। तो ये सब पॉइंट्स तुम लोग इसमें लिख सकते हैं जो तुम लोग ने 12th में पढ़े थे, 12th स्टैंडर्ड में, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके भी पॉइंट्स यही लिख सकते हो। पूरे बुक में जो भी इंपॉर्टेंस आए ना, तो इंपॉर्टेंस किसका नहीं पढ़ना है, यही पॉइंट डाल देना, इधर का 2-3 पॉइंट डाला, ये सब पॉइंट ऐड करके डाल देना है, ठीक है। इसका अलग से मैं एक वीडियो बना के समझा दूंगा, तो आपका आइडिया आ जाएगा। तो अभी तुमने 3 बेसिक आंसर पढ़ लिया, HRM क्या है, क्या काम करता है, इससे फ़ायदा क्या है, राइट। फीचर्स पढ़े, फंक्शंस जो मेन आंसर है, और अभी क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस, राइट। अब थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे, फिर वीडियो भी बोर लगेगा, फिर पढ़ने का मन भी हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम आ रहा है और तुम लोग का पढ़ना कुछ पढ़े भी नहीं है, तो तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा ना। तो आ जाओ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड क्या टास्क, क्या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को दे सके। तो इधर मीनिंग क्या दिया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो इसमें 2 चीज़ का जिक्र करना है जॉब एनालिसिस में, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल्स अबाउट दी जॉब, जॉब के बारे में, काम। और स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल अबाउट दी कैंडिडेट्स, है ना, एम्प्लॉयज़ के बारे में, किसके बारे में, वर्कर के बारे में। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, डिटेल अबाउट दी जॉब, तो इसमें ये लिखने का जॉब टाइटल, कौन सा जॉब है, क्या ड्यूटीज़ रहेगी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या वर्किंग कंडीशन मिलेगा, कितना काम, कितना घंटा काम करने का, क्या सैलरी है, क्या इंसेंटिव मिलेगा, बोनस, पे, तो जॉब के रिलेटेड। और स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, जो बंदा चाहिए कंपनी को, कंपनी उसके अंदर देखेगी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या अच्छी क्वालिटी से है, कितना साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका माइंड कैसा है, उसका क्रिएटिविटी कैसा है। तो ये हो गया उसका कैंडिडेट। तो जॉब एनालिसिस है तो 2 लाइन का मीनिंग लिखने का है, टेबल बनाने का है, इसके ऊपर एक पन्ना डाल दो, इसके ऊपर एक पन्ना डाल दो, ये तो डिस्टिंग्विश वाइज पढ़ लेना ना। तो जॉब एनालिसिस किसके बारे में स्टडी करता है, जॉब और कैंडिडेट। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब काम के बारे में, और स्पेसिफिकेशन मतलब कैंडिडेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन कंपनी कलेक्ट करती है, इसके हिसाब से सिलेक्शन होता है, राइट। तो ये आंसर पढ़ना है तुमको, ठीक है। डिस्टिंग्विश से भी शॉर्ट में उठा के डाल सकते तुम लोग, है ना। तो जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब, और स्पेसिफिकेशन मतलब कैंडिडेट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आंसर पढ़ना है तुमको, बोलेंगे रिक्रूटमेंट, ये भी बहुत एम बी आंसर है, तो उस पर ध्यान देते हैं। 6 आंसर तो पढ़ना ही पड़ेगा, 5-6, ताकि 3 आंसर आया तो 2 तो मिल जाएगा तुमको, है ना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अप्लाई फॉर जॉब। मतलब कंपनी सर्च करती है, तलाश करती है कि मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए 100-200, तो 200 एम्प्लॉयज़ कहाँ से मुझे ज़रूरत पूरी होगी, तो कंपनी रिक्रूट करती है, उनको दावत देती है, बुलाती है, ढूंढती है कि आओ कंपनी में काम करने के लिए। तो कंपनी का 2 तरीका है, 2 मेथड है। तो मीनिंग क्या है, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। प्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि जो तुमको ज़रूरत है वही एम्प्लॉयज़ को तलाश करना, किसको भी उठा के काम पे नहीं रखना। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द, उनको उत्साहित करना ताकि वो आए जॉब के लिए, इंटरव्यू दे, फिर कंपनी उसके ऊपर स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी, इंटरव्यू लेगी, अच्छा लगा तो रखेगी, नहीं तो बाय बाय बोल देगी। तो कंपनी रिक्रूटमेंट कहाँ से करती है, 2 तरीके हैं। तो एक है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, देयर आर 2 सोर्स, वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल मतलब कंपनी के बाहर। तो इंटरनल में दिया ट्रांसफ़र, क्या दिया है, ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जॉब से दूसरे जॉब को ट्रांसफ़र करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 7th स्टैंडर्ड की टीचर मैथ्स पढ़ाती है, वो गाँव गई है, तो फ्री लेक्चर रहेगा तो बच्चे लोग पूरा क्लास में तो एकदम धमाल मचा देंगे, एंजॉय करेंगे ना, तो वो फ्री लेक्चर हो जाएगा। तो फिर प्रिंसिपल क्या करेगी, कोई और टीचर को बोलेगी जाके मैथ्स पढ़ाओ। तो 6th स्टैंडर्ड के टीचर को बोली जब तक 3-4 दिन तुम लेक्चर ले लो मैथ्स का, तो ट्रांसफ़र होना, क्या होना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, छोटे टाइम के लिए ना, तो ट्रांसफ़र हो गया ना। तो वैकेंसी जो खाली थी भर गई ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र, छोटे पीरियड के लिए। या फिर अभी नेक्स्ट क्या दिया, रिटायर मैनेजर। रिटायर मैनेजर में भी रिकॉर्ड, जो रिटायर मैनेजर उसको कंपनी वापस से बुलाएगी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका एग्जांपल बोलूँ तो जब नोटबंदी हुई थी, जूना नोट बंद है ना, 1000 की नोट, 500 की नोट बंद हो गई थी, तो जो एम्प्लॉयज़ बैंक के जॉब छोड़ के चले गए थे, रिटायर हो गए थे, उनको वापस से काम पे बुलाया, आओ भाई जरा बैठो, नोट गिनना है, बहुत सारा नोट आ रहा है। तो उन लोग 1-2 महीने के लिए फिर से जॉब पे ज्वाइन हो गए थे। तो कंपनी इस तरह रिटायर मैनेजर को वापस से बुलाती है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। जब उसको अच्छा मैनेजर मिल जाएगा, उसको घर भेज देंगे वापस से। और इंटरनल एडवर्टाइजमेंट मतलब कंपनी अपने ही
ऑफिस में एक ऐड डाल दी थी कि सो एंड सो पोस्ट खाली है, वैकेंसी मतलब खाली है, जिसको अप्लाई करने आ जाओ। तो आप लोग वही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जैसे ही इंटरव्यू दे दिया वही कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो गया तो हाई पोस्ट मिल जाएगा। तो कंपनी ऐड अंदर ही डालती है, नोटिस डाल के रख देती है। प्रमोशन तो ऊपर का जो सीट खाली है, जो ऊपर के मैनेजर से, तो व्हेन दी वैकेंसी अराइज एट हायर लेवल, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है कंपनी की, कैन बी प्रोमोटेड एट हायर लेवल, मतलब हायर लेवल पे भेज, प्रमोशन मतलब एक स्टेप आगे, जिनका पे भी बढ़ेगा। तो ये कंपनी बंदे लोग को सर्च की, एक जो खाली जगह था भरी, कहाँ से भरी, अंदर से भरी, उसको इंटरनल सोर्स करते हैं। तो इससे क्या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास लॉयल्टी बढ़ता है, सस्ता है ना। अब एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है, कंपनी एम्प्लॉय से ना अंदर से नहीं लेती, न्यू एम्प्लॉयज़ लेती है, बाहर से लेती है। तो बाहर से एम्प्लॉयज़ कैसे हो गया मालूम है, आ जाओ। तो कहाँ से उठाती है, पहले कंसल्टेंट। तो एक कंसल्टेंट एक ऑफिस होता है जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है और जॉब के लिए कंपनी में भेजती है। फिर जैसे एम्प्लॉयज़ को जॉब मिल जाएगा तो कंपनी की तरफ से उनको पेमेंट आ जाता है, एक सैलरी आ जाती है। तो कंसल्टेंट जो क्या करते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं, उनका काम ही यही है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी क्या करेगी, कॉलेज में जाएगी, इंटरव्यू लेगी, 3 इडियट के जैसा देखा रहेगा ना आपने। तो कंपनी कॉलेज में आएगी, स्टूडेंट लोग का इंटरव्यू लेगी, जो अच्छा स्टूडेंट उसको सिलेक्ट कर लेगी, तो उसको बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है न्यूज़पेपर में प्रचार डालेगी, ऐड डालेगी। आजकल न्यूज़पेपर में भी तो आता ही है, सोशल मीडिया ज़्यादा, राइट, monster.com, ये सब अलग अलग है ना, जॉब हंट्स। मतलब कंपनी क्या करेगी, प्रचार डाल देगी न्यूज़ में, फिर न्यूज़ पढ़ने वाला पढ़ेगा, उसको आना रहेगा तो वॉक इन इंटरव्यू दे देगा, naukri.com, monster.india.com। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कंपनी में ऑल्सो रिक्रूट एग्जीक्यूटिव होता है विद रिकमेंडेशन, किसी के कहने पे, रेफरल पे, रेफरेंस देके, हाँ ये सो एंड सो बंदा है, मेरा पहचान क्या है, रख लो। तो कंपनी, ये किसका पहचान का, जो कंपनी में ही जॉब कर रहा है उसकी रेफरेंस से कंपनी उसको रख लेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, एक अंदर होता है एक बाहर। तो अंदर में क्या है, ट्रांसफ़र, रिटायर, इंटरनल ऐड, प्रमोशन। और बाहर कंसल्टेंट एजेंसी, कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज से ऐड में डाल के, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया पे, रिकमेंडेशन मतलब एम्प्लॉयज़ के रेफरेंस से, राइट। इस तरह रिक्रूटमेंट की जगह भरी जाती है, अंदर और बाहर से। अभी ये बहुत मस्त आंसर है, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ द एम्प्लॉयज़ आर सिलेक्टेड। तो सिलेक्शन करने का ऐसे नहीं कि गया इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया, जान पहचाना, मामा चाचा, अभी बहुत स्ट्रिक हो गया, राइट। तो यू नीड टू प्रिपेयर दी फॉर द इंटरव्यू। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक होता है, आपको भी मालूम है, राइट। तो आपको भी तैयारी करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। तो इंटरव्यू में सबसे पहले जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस में कंपनी क्या देखती है, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, बताया ना मैंने, डिस्क्रिप्शन मतलब काम के बारे में, और स्पेसिफिकेशन मतलब होता है अबाउट द कैंडिडेट, वर्कर के बारे में पूरा नॉलेज लेगी। फिर मतलब हम ये काम है और ये ऐसे बंदे चाहिए, फिर उसके हिसाब से कंपनी ऐड बनाएगी, ऐड बना के न्यूज़पेपर, इंटरनेट पर छाप देगी। फिर इनिशियल स्क्रीनिंग देगा। इनिशियल स्क्रीनिंग का मतलब होता है, इनिशियल स्क्रीनिंग मतलब, हाँ, इनिशियल स्क्रीनिंग कैन बी डन एप्लीकेंट एंड ऑफ द एप्लीकेंट, मतलब होता है जो जूनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं, डज द स्क्रीनिंग वर्क, द एग्जीक्यूटिव में चेक द एक्सपीरियंस, एज, क्वालिफिकेशन, मतलब जो कैंडिडेट है उसके बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन सब चेक करेंगे, राइट। फिर एक एप्लीकेशन ब्लैंक, एक फॉर्म आएगा, उसको पूरा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा आपको, आपका बायोग्राफी, एकेडमिक रेफरेंस, सब डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। फिर अलग अलग टेस्ट होएगा, अलग अलग टेस्ट मतलब आपका जैसे जब भी इंटरव्यू देने आएगी तो पर्सनैलिटी टेस्ट होएगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी, इंटेलिजेंस, आपका माइंड कितना स्मार्ट है, फॉर परफॉर्मेंस, कोई भी एक्टिविटी दिया रहेगा उसके साथ आपका काम चेक करेंगे, स्ट्रेस दे के आपको चेक करेंगे, तो टेस्ट होएगा। फिर इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू होगा फेस टू फेस। बाद में सेकेंड राउंड, जो थर्ड राउंड रहता है इंटरव्यू का राउंड, पैनल इंटरव्यू मतलब ग्रुप ऑफ रहेगा, इंडिविजुअल मतलब 1 by 1। आईएएस का पैनल इंटरव्यू होता है, इंडिविजुअल मतलब एक एक। तो इंटरव्यू में क्या सवाल जवाब होगा, क्वेश्चन होंगे। फिर रेफरेंस चेक, मतलब किसके रेफरेंस से आए, अगर तुम्हारा रेफरेंस तगड़ा है, अच्छा ही जान पहचान वाला था, इसी काम पे रख लेंगे, बट रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से आया, कौन सा एम्प्लॉय से, उसका भी कैरेक्टर से नॉलेज मिल जाएगा, राइट। कभी कभी क्या फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी आता है, वो भी चेक करते हैं। फिर मेडिकल चेक होएगा, क्या बीमारी, फिजिकल फिटनेस कैसा है, मतलब बड़े बड़े जॉब के लिए सब चेक करना पड़ता है। फिर फाइनल इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू में क्या आएगा, क्या लोगे क्या दोगे, मतलब वही सैलरी के बारे में। फिर तुमको जॉब ऑफर 1-2 दिन में ईमेल आ जाएगा, फिर जॉब ज्वाइन करने का। तो इस तरह ये प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, सिलेक्शन। तो कंपनी जॉब एनालिसिस की, फिर एडवर्टीजमेंट डालती, फिर स्क्रीनिंग की, एक एप्लीकेशन फॉर्म बने, उसमें इंफॉर्मेशन आ गया, फिर टेस्ट होएगा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होएगा, फिर तुम्हारा रेफरेंस चेक करेगी, फिर मेडिकल चेक होएगा, फाइनल इंटरव्यू में क्या इंटरेस्ट, कौन सा जॉब, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या लोगे क्या दोगे, फिर जॉब ऑफर आएगा कंपनी की तरफ से, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर ये आंसर आ गया ना, ई सिलेक्शन, ई मतलब ऑनलाइन सिलेक्शन होता है, जैसे कोविड के बाद सब चालू हो गया, तो यही पॉइंट डाल देना।
2-3 पॉइंट कम करके सब में ई वाला वर्ड डाल दो, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड डाल देना, राइट। सेम पॉइंट डाल सकते हो तुम लोग, नो टेंशन, ठीक है। तो इस तरह तुमने फर्स्ट चैप्टर में 5-6 आंसर कवर किए, राइट। तो कौन से आंसर पढ़े तुमको थोड़ा याद होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तुमने क्या पढ़े मालूम है, फीचर्स, है ना, फंक्शंस जो IMP आंसर है, आगे एक आंसर इधर ही घुमा देने का है। ये नेक्स्ट आंसर पढ़े इंपॉर्टेंस, ये आंसर तुमको 2 जगह तो लिखना ही है, 3 आंसर ये हो गया। फिर इसके बाद जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन, फिर इसके बाद जॉब एनालिसिस का रिक्रूटमेंट सोर्स पढ़े तुमने, इंटरनेशनल सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब 6-7 आंसर तुमने कवर किया। तो ये अपना फर्स्ट चैप्टर हो गया, राइट। ऐसे धीरे धीरे करके 2-3-4 चैप्टर है, तो वीडियो अपलोड करके फिर तुमको और नॉलेज देते रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।